Hello students, this is lecture 4 of lesson polymers, class 12th, and in this lecture we are going to deal with rubber and the biodegradable polymers. तो भाई सबसे पहले रबर्स हमारे इलास्टोमर्स में आते हैं और रबर्स को जब हम पढ़ेंगे वी आर गोइंग इट इन 3 पार्ट्स, दैट इज़ द नेचुरल रबर, वल्कनाइज्ड रबर एंड द थर्ड वन इज़ द सिंथेटिक रबर जो हमारी मैन मेड रबर होती है. नाउ द फर्स्ट वन, द फर्स्ट इज नेचुरल रबर. वी विल बी गेटिंग नेचुरल रबर फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द रबर प्लांट और ये कोलाइडल डिस्पर्जन होता है वाटर में. सो लेटेक्स ऑफ रबर प्लांट इज द कोलाइडल डिस्पर्जन इन वाटर. अब ये कहाँ मिलेंगे, इनके ये रबर प्लांट्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका, दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे रबर प्लांट्स बहुत हैं. और रबर प्लांट्स के बारे में खास बात, दीज आर द होमोपॉलीमर्स, यानी कि एक ही तरह के मोनोमर्स पूरे पॉलीमर को बनाते हैं. अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स आर यूज्ड. तो बच्चों नेचुरल रबर की जब हम बात करते हैं तो इसके मोनोमर का नाम होता है आइसोप्रीन. कॉमनली वी कॉल्ड इट एज आइसोप्रीन, बट इन द स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन अगर हम इसे नाम देते हैं आईयूपैक सिस्टम से, देन इट इज 2-methyl ब्यूटा 1,3-डाइईन और 2-methyl 1,3-ब्यूटा-डाइईन. तो इसके n नंबर ऑफ आपने पार्टिकल्स ले लिए, n नंबर ले लिए, आइसोप्रीन, पॉलीमराइजेशन कराई एंड देन वी गेट द पॉलीआइसोप्रीन. पॉली क्योंकि पॉलीमर बन गया, पॉलीआइसोप्रीन विच इज द नेचुरल रबर. एक बात और है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें नेचुरल रबर में सारे आइसोप्रीन सिस अरेंजमेंट में होते हैं. सिस, तो इसका स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो देयर इज अ सिस अरेंजमेंट, और जो सिस अरेंजमेंट है वो इसकी इलास्टिसिटी के लिए बहुत मेन है क्योंकि इट एग्जिस्ट एज सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन. इट हैज अ कॉइल स्ट्रक्चर, वीक वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस होते हैं, इसे हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं. सो इलास्टोमेरिक हो गया. और इसके बारे में खास बात, इट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. तो अब अगर हम नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज कहते हैं तो इलास्टिक है, मगर इसकी इलास्टिसिटी टेम्परेचर से चेंज हो जाती है. लो टेम्परेचर पे ब्रिटल है, मगर हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट और स्टिकी है. और जो नेचुरल रबर होती है दैट इज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, और इलास्टिसिटी इसका मेन कैरेक्टर है विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉइल लाइक स्ट्रक्चर. इस रबर के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि ये रबर डिफॉर्म हो जाती है, इसका स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाता है जब हम इस पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, बट इट अगेन गेट्स द ओरिजिनल शेप व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड. तो अप्लाइंग स्ट्रेस डिफॉर्म इट, रिमूविंग स्ट्रेस गिव्स इट द ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप में ले आएगा. नाउ वी कम टू द वल्कनाइज्ड पार्ट. तो वल्कनाइज्ड रबर कैसे बनाएंगे? हमें पता है कि जो नेचुरल रबर है उसकी क्वालिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस, इसे इम्प्रूव करना है और इम्प्रूवमेंट करी जाती है. द प्रोसेस इज नोन एज वल्कनाइजेशन. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर आर इम्प्रूव्ड. वल्कनाइजेशन में रबर को हीट करा जाता है 5% ऑफ सल्फर के संग. एप्रोप्रिएट एडिटिव यूज करते हैं जैसे कोक, और हीट करते हैं इन बिटवीन टेम्परेचर 373 टू 415 केल्विन. 373 से लेके 415 केल्विन के बीच नेचुरल रबर को हीट करा जाता है 5% ऑफ सल्फर विद एडिटिव्स. वल्कनाइजेशन में क्रॉस लिंकिंग आ जाती है नेचुरल रबर्स के बीच, नेचुरल रबर की जो चेन्स है इनके बीच विद द हेल्प ऑफ सल्फर. तो नेचुरल रबर और वल्कनाइज्ड रबर में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? नेचुरल रबर स्टिकी है, सॉफ्ट है, और वल्कनाइज्ड रबर लूजेज इट्स स्टिकी नेचर. नेचुरल रबर में वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी बहुत है,
जबकि वल्कनाइज्ड रबर एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। नेचुरल रबर की इलास्टिसिटी लो है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो है, जबकि वल्कनाइज्ड रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है और इलास्टिसिटी भी ज़्यादा है। नेचुरल रबर इज स्ट्रेट चेन, while when we talk about vulcanized rubber it is a cross linked। तो ये हमारे कॉमन डिफरेंसेस होते हैं जो नेचुरल और वल्कनाइज्ड रबर में होते हैं। नाउ वी कम टू द अदर वन, दैट इज द सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर सुपीरियर टू नेचुरल रबर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये नेचुरल रबर से बहुत सुपीरियर है। और सिंथेटिक रबर्स के बारे में, दीज रबर्स आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द नेचुरल रबर, इनकी प्रॉपर्टीज में इम्प्रूवमेंट होती है। तो अब नेचुरल हमें सिंथेटिक रबर कौन कौन सी पढ़नी है कोर्स में, दैट इज द नियोप्रीन, ब्यूना एस, इसे स्टायरीन ब्यूटाडाइन सिंथेटिक रबर भी कहते हैं क्योंकि इसमें स्टायरीन यूज होती है, स्टायरीन ब्यूटाडाइन सिंथेटिक रबर, एंड ब्यूना एन। तो फर्स्ट इज नियोप्रीन। तो नियोप्रीन का बच्चों मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन। अगर अभी आपको नेचुरल रबर का मोनोमर याद है तो इट इज वेरी मच सिमिलर टू इट, बस नेचुरल रबर में हम 2 पोजीशन पे मिथाइल यूज करते थे, यहाँ पर हम ब्यूटाडाइन के 2nd पोजीशन पर क्लोरो यूज कर रहे हैं। द मोनोमर इज नोन एज क्लोरोप्रीन। और जब इसकी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कराई जाती है, it results in formation of a polymer known as polychloropren, या नियोप्रीन भी हम कह सकते हैं। नियोप्रीन सुपीरियर है नेचुरल रबर के, इस पे ऑक्सीजन ओजोन का इफेक्ट नहीं होता, इसमें वल्कनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है और ये अनअफेक्टेड है बाय पेट्रोलियम सॉल्वेंट्स। तो इस पे पेट्रोलियम सॉल्वेंट्स वगैरह का भी असर नहीं होता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट है और इसी वजह से नियोप्रीन इज यूज्ड इन मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स ऑफ कोल माइंस। जो कोल माइंस में कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं उन्हें बनाने के काम में आता है। और सिंस इट हैज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू द मिनरल एंड वेजिटेबल ऑयल, इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑयल एंड ऑल्सो इन ऑयल सील, गैस्केट एंड होसेस। तो इसका पेट्रोल जो ऑयल रेजिस्टेंट नेचर है, सॉल्वेंट जैसे ईथर, पेट्रोल, कार्बन डाइसल्फाइड, इनसे नियोप्रीन अनअफेक्टेड होती है। तो इन जगहों पे जैसे इसके ट्रांसपोर्ट में, ऑयल के ट्रांसपोर्ट में, ऑयल सील में, गैसकेट में इसके मेन यूजेस देखे जाते हैं। देन कम्स द ब्यूना एस। ब्यूना एस में हम ब्यूटाडाइन और स्टायरीन को लेंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे। इट इज अ कोपॉलीमर जहां पे हमारे पास ये 2 डिफरेंट मोनोमर्स यूज हो रहे हैं। अब जब इनका कोपॉलीमराइजेशन कराया गया, वी गेट द स्टायरीन ब्यूटाडाइन सिंथेटिक रबर ऑल्सो नोन एज ब्यूना एस। और ये इसकी खास बात, ये बहुत टफ है, इसीलिए ऑटो टायर, फुटवेयर कंपोनेंट्स, फ्लोर टाइल्स बनाने में काम आता है। नाउ द थर्ड सिंथेटिक रबर इज ब्यूना एन, जिसका मोनोमर है एक्राइलोनाइट्राइल। हमने पहले भी पढ़ा था एक्राइलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड, वी ऑल्सो कॉल इट विनाइल साइनाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN along with 1,3-ब्यूटाडाइन। इन दोनों की पॉलीमराइजेशन कराई जाएगी पेरोक्साइड कैटलिस्ट के संग। द पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस, कोपॉलीमराइजेशन है और हमें लॉन्ग चेन पॉलीमर मिल जाएगा। ब्यूना एन की भी खास बात की ये रेजिस्टेंट है पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए जैसे पेट्रोल, ईथर, CS2। तो इसका भी यूज कहाँ होगा, इन मेकिंग ऑफ ऑयल सील, टैंक लाइनिंग्स एक्सेट्रा। तो बच्चों जब आपसे मोनोमर्स पूछे जाएं तो मोनोमर्स के प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ होने चाहिए। मोनोमर्स के नाम हमें याद रखने हैं, किस पॉलीमर का कौन सा मोनोमर होता है, विद कंडीशन, विद यूजेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। So biodegradable polymers are those which get degraded in nature by the enzymatic catalysis। तो इनके फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स में होते हैं, बायोपॉलीमर्स में होते हैं,
लिपिड्स में होते हैं. तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बायोपॉलीमर्स और लिपिड्स. We have to do two types of biodegradable polymers. One is PHBV, फुल फॉर्म होती है बेटा इसकी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलिरेट. फुल फॉर्म बड़ी है इसकी और इसके दोनों मोनोमर्स के हमें नाम याद रखने हैं. वन इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड द अदर इज 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड. बच्चों आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ देखिए कि मैंने 3 हाइड्रोक्सी बनाते हुए OH को साइड में लिखा है, OH और COH. ये लिखने की एक मेन वजह ये है कि जब मैं कंडेंसेशन दिखाऊंगी तो वाटर का रिमूवल आसानी से दिखाया जाता है. अगर हम थर्ड पोजीशन पे OH को नीचे लगाते, दैट इज इन प्लेस ऑफ CH3, तो वाटर का रिमूवल दिखाते हुए थोड़ी सी दिक्कत आती है. सो दैट इज व्हाई वी हैव प्लेस्ड OH एंड COH on the opposite sides of each other. So we have taken 3-hydroxybutanoic acid, 3-hydroxypentanoic acid, removing the water molecule from it, we get a long polymer. The long polymer is known as PHBV. Long हमारा polymer तैयार हो गया और इसकी खास बात it is used in specialty packaging, orthopedic devices and in controlled release of drugs. PHBV कैसा पॉलीमर है? इट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर. पॉलीएस्टर है ये, ध्यान से देखें बीच में COO की लिंकेज है. एंड द लास्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज नायलॉन 2 नायलॉन 6. सो नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 कार्बन स्ट्रक्चर. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नायलॉन 2 नायलॉन 6, आप मोनोमर्स में ध्यान दो. On one of the side it is amine NH2 group and the other side is COOH group. तो NH2 और COH आ गए. इसी तरह से हमने नायलॉन 6 that is the total 6 कार्बन स्ट्रक्चर लिया है. On one side it is NH2 and the other side is COOH. कंडेंसेशन रिएक्शन हुई, वाटर को रिमूव कराएंगे OH और H की फॉर्म में and we get a long polymeric structure. यहाँ पे आप सेंटर में क्या देख रहे हैं? जब पॉलीमर बना वी कैन इजीली सी CONH, और जब भी बच्चों CONH लिंकेज आती है देन सच अ पॉलीमर इज नोन एज पॉलीअमाइड. सो नायलॉन 2 नायलॉन 6 इज अ पॉलीअमाइड बट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. और ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स है. स्टेप ग्रोथ हमने पढ़ा था व्हेन द मोनोमर्स आर एडेड स्टेप बाय स्टेप. So this is all about the biodegradable polymers. अब बच्चों यहाँ पे कई बार हम टर्म यूज कर रहे हैं होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर. So homopolymers are the polymers which are made of only one type of monomer molecule, जिनमें एक ही तरह के मोनोमर मॉलिक्यूल होते हैं. जैसे PVC हो गया, पॉलिथीन हो गया, इनमें एक ही तरह के मोनोमर होते हैं. But when we talk about copolymer, तो इन पॉलीमर्स में 2 और मोर टाइप ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल होते हैं. 2 या 2 से ज्यादा तरह के मोनोमर्स होंगे तो आप कहेंगे कोपॉलीमर, और अगर एक ही तरह के मोनोमर होंगे तो हम कहेंगे होमोपॉलीमर. नाउ वन ऑफ द वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ बैक एक्सरसाइज. हाउ डू यू एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोमर? फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोमर क्या होती है, कैसे एक्सप्लेन करी जाए? तो फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोमर रेफर टू द नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट इन इट. फंक्शनैलिटी क्या बताता है? मोनोमर की कितने बाइंडिंग साइट्स हैं. तो अगर मान लीजिए हम इथाइलिन ग्लाइकॉल का एग्जांपल लेते हैं तो इसके 2 साइड OH है जहां से ये इसकी बाइंडिंग साइट्स हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट एडिपिक एसिड, इसके भी भाई आप देख रहे हो COH दोनों बाइंडिंग साइट्स हैं. मगर हम बात करें इथीन, प्रोपीन, विनाइल क्लोराइड, विनाइल साइनाइड, तो दे हैव अ सिंगल फंक्शनैलिटी. तो फंक्शनैलिटी रेफर टू द बाइंडिंग साइट्स. कितनी बाइंडिंग साइट्स हैं किसी भी मोनोमर्स की? फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोमर रेफर टू द नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट इन इट. ये हमारा बच्चों बोर्ड का क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का 15.4 क्वेश्चन. अब इसी तरह से अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो बैक एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड इन द
lecture 1, 2, 3 and 4. Common initiators कौन है, we have done also. So this is all about our last lecture of the polymer lesson. Go through all the lectures and all your back questions are covered in the 4 lectures.